देखो ये जो क्लास है ना, ये बीपीएससी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया। इस एग्जाम में जो इस प्रकार के एग्जाम होते हैं उसमें संविधान के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान के प्रश्न। तो भारतीय संविधान के प्रश्न में भाग पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक करके सभी भागों को पढ़ेंगे। जैसे भाग एक हम लोग अभी तक पढ़े थे कि भाग एक में 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, हम लोग अनुच्छेद याद करेंगे लेकिन भाग के द्वारा याद करेंगे, ठीक है ना। हर भाग में कोई ना कोई अनुच्छेद है। जैसे जब हम भाग 1 कहते हैं तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद है। फिर अगर हम भाग 2 कहेंगे तो उसमें भी 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है। भाग 3 कहेंगे तो उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। अगर हम भाग 4 कहेंगे तो उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो अनुच्छेद जब याद करेंगे तो उसके पहले हमको भाग ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा अनुच्छेद किस भाग में है, ठीक है। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि अनुच्छेद 3 किस भाग में है तो भाग 1 में है। अनुच्छेद 8 किस भाग में है तो भाग 2 में है। अनुच्छेद पूछ देगा कि 32 किस भाग में है तो वह भाग 3 में है, ठीक है। तो ऐसे हमको भाग भी याद करना पड़ेगा और हर भाग में अनुच्छेद दिया हुआ है। तो जैसे भाग 1 जो है उस संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इस पर तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, भाग 2 है। तो भाग 2 जो है वो किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। कि नागरिक कौन होगा भारत का, जब देश है तो देश का नागरिक भी होगा। तो नागरिक किसको बोला जाएगा, नागरिकता किसको मिलेगी और नागरिकता किसको नहीं मिलेगी, नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता है, ये सारी बातें जो है संविधान के भाग 2 में लिखी हुई है। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित ही सारे प्रावधान दिए हुए हैं, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि भाग 2 का संबंध किससे है, नागरिकता से। और एक और जरूरी बात यह है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन संविधान के कुछ प्रावधान, कुछ अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 के पहले ही लागू हो गए थे, मतलब 26 नवंबर 1949 को ही उसमें ये सारे प्रावधान थे नागरिकता से संबंधित, ठीक है। तो आज हम लोग एक एक करके सब चीज जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाग 2 में क्या क्या आएगा। तो भाग 2 जो है संबंधित किससे है, नागरिकता से है। किससे है, नागरिकता से। कितने अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक किस चीज की बात है, नागरिकता की बात है, ठीक है। तो हम लोग अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 आता है। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है ना, अनुच्छेद 5 कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत, कौन कौन भारत के नागरिक थे। मतलब देश आजाद होने के बाद और संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन कौन थे, ये कौन बता रहा है, अनुच्छेद 5 बता रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6 कह रहा है वैसे लोगों को जो पाकिस्तान से कहां आए थे, भारत आए थे। मतलब बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनके बारे में, देश का विभाजन हो गया, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या है, जो भारत से पाकिस्तान चले गए
और वहां जाने के बाद उनको समझ में आया कि अब यहाँ रहने लायक माहौल नहीं है, तो वापस फिर कहां गए? भारत। मतलब पहले भारत से कहां गए? पाकिस्तान गए, और फिर लौटकर भारत आ गए। मतलब शरणार्थी आप इनको कह सकते, भारत में आकर बैठे। अनुच्छेद 6 क्या है? वैसे लोग जो विभाजन से त्रस्त होकर भारत लौटे थे। अनुच्छेद 7 क्या है? वैसे लोग जो भारत से पहले पाकिस्तान गए और फिर लौटकर भारत आ गए। इसका विवरण किसमें है? अनुच्छेद 7 में है। ठीक है। अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 8 कह रहा है भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति जो कहां बसे हुए हैं? विदेशों में बसे हुए हैं, यही ना है? भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में बसे हो, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? ये अनुच्छेद 8 कह रहा है। ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या है? देखिए, अनुच्छेद जो 9 है वो तो नागरिकता त्यागने को लेकर है। विदेशी नागरिकता अगर आप ले लेंगे तो आपके भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 9। मतलब जैसे ही आप विदेशी नागरिकता लेंगे, विदेशी नागरिकता लेंगे, भारतीय नागरिकता समाप्त। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। यह कौन कह रहा है? अनुच्छेद 9 कह रहा है। ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? ये भारतीय नागरिकों को एक अधिकार भी कह सकते हो। भारतीय नागरिकों की नागरिकता आगे सुरक्षित रहेगी। मतलब संसद कोई कानून बनाकर उनकी नागरिकता को छीन नहीं सकती है, जो नागरिक पहले से बने हुए हैं। ये किसमें है? अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 11 जिसका आखिरी है, आखिरी अनुच्छेद है इस भाग का, वो कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून देश की संसद बनाएगी। कोई भी कानून देश की संसद बनाएगी। मतलब ये राज्य का विषय नहीं है, देश की संसद बनाएगी। इसका मतलब है कि राज्य का विषय नहीं है। ठीक है। तो हम लोग ये देखें, देखिए भाग 2 किससे रिलेटेड है? नागरिकता से रिलेटेड है। ठीक है। कहां से कहां तक विवरण है इसका? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 5 यह कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से लोग भारत के नागरिक थे। यह कह रहा है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है? कि वैसे लोग जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे, उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी। यह कौन कह रहा है? अनुच्छेद 6 कह रहा है। अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है? वैसे लोग जो भ्रम में पड़ करके, है ना, विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जाने को उनको मन नहीं लगा, फिर वापस भारत आ गए, तो उनके नागरिकता का प्रावधान कौन कर रहा है? 7 कर रहा है। ठीक है। ये पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग हैं, ये भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से लौटकर भारत आए हुए लोग हैं। ठीक है। फिर देखिए अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 8 क्या कर रहा है? भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में बस गए हैं, उनको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? जैसे कोई अमेरिका में है, कोई फ्रांस में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, उनको भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी?
ये किस पर है? अनुच्छेद 8 पर है। मतलब आप ये ऐसा समझिए कि 6 और 7 है पाकिस्तान से रिलेटेड। ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन पाकिस्तान से भी संबंधित है, तो कौन कौन है? 6 और 7 है नागरिकता से संबंधित। लेकिन अनुच्छेद 8 क्या है? पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी और भाग में जो भारतीय मूल के व्यक्ति रह रहे हैं, जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, उनके बच्चों को कैसे नागरिकता मिलेगी? ये किसमें है? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि जैसे ही आप विदेशी नागरिकता लीजिएगा, भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। यह कौन कह रहा है? अनुच्छेद 9 कह रहा है। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय नागरिकों की नागरिकता आगे भी सुरक्षित रहेगी। मतलब देश की संसद जो है कोई ऐसा कानून बनाकर यहाँ के नागरिकों के अधिकार या उनके नागरिकता को नहीं छीन सकती है। अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है? नागरिकता से संबंधित कानून देश की संसद ही बनाएगी। ठीक है, और इसी अनुच्छेद का सहारा लेकर पहली बार देश में 1955 में कानून बनाया गया। मतलब नागरिकता से संबंधित, ध्यान देना, वो सब अनुच्छेद था, लेकिन नागरिकता से संबंधित जो पहली कानून देश में बनी थी, जो पहली कानून देश में बनी थी, वो 1955 में बनी थी। इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, कि देश में नागरिकता से संबंधित पहला कानून कब बना? 1955 में बना, ठीक है। और इसी 1955 के कानून में बात स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय लोगों को कैसे कैसे कानून, मतलब नागरिकता प्राप्त हो सकती है। जैसे जन्म से, वंश से, विदेशी क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा, ठीक है, फिर तुम्हारा पंजीकरण द्वारा, ठीक है ना। ये इसके प्रकार हैं। चलो देखो, नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है? 5 प्रकार से। जैसे एक है पहला जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, मतलब रजिस्ट्रेशन करके, चौथा है देशीयकरण द्वारा, तुम भारत में लंबे समय से निवास कर रहे हो तो भी तुम भारत के नागरिक हो सकते हो, और पांचवा है विदेशी क्षेत्र के अधिग्रहण से। विदेशी क्षेत्र के अधिग्रहण से, जैसे अगर भारत सरकार किसी जगह को अपने क्षेत्र में मिलाती है तो वहां के सभी लोग भारत के नागरिक हुए, ठीक है। तो भारत की नागरिकता इन 5 प्रकार से ली जा सकती है। पहला है जन्म से, दूसरा वंश से, जन्म मतलब कि आपका जन्म भारत में हुआ हो और आपके माता पिता में से कोई क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए, तो जन्म से हो गया। वंश से, वंश मतलब आपके फैमिली का कोई यहां पर पहले से रहा हो या भारतीय मूल के व्यक्ति हो और आपका जन्म कहीं बाहर में हो गया, मतलब आप अमेरिका में जन्म ले लिए लेकिन आपके माता पिता भारत से हैं, तो वंश तो आपका भारतीय ही है। जन्म का मतलब हो गया कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय और आपका जन्म भारत में हुआ है। जैसे 1987 तक यही नियम था कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हो गया तो भारत का नागरिक है, ठीक है ना, बशर्ते वो किसी, मतलब कोई राजनयिक का पुत्र नहीं होना चाहिए। जैसे भारत में बहुत से लोग राजनयिक भी तो है ना, विदेशों के रह रहे हैं यहाँ पे, उनका पुत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण मतलब आप 12 साल तक भारत में रह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिए। देशीयकरण द्वारा आप यहाँ की महिला से विवाह किए, ठीक है, बाद में आप भारत के नागरिक हो गए, 7 साल आप भारत में पूरा कर चुके हैं। अगर भारत की सरकार क्या करे, किसी विदेशी क्षेत्र को अपने में मिला ले, अधिग्रहण कर ले, तो यह भी भारत का नागरिक हो जाएगा, वहां का सारा लोग, ठीक है। यह इस तरीका कहां पर लिखा हुआ है? 1955 के एक्ट में, ठीक है। नागरिकता से रिलेटेड कानून को बना सकता है सिर्फ देश की संसद, ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए,
इसमें कई सारे संशोधन भी किए गए हैं टाइम टू टाइम, ठीक है ना, ध्यान देना कि इसमें कई सारे संशोधन भी किए गए हैं। जैसे पहला संशोधन तुम्हारा 1986 में हुआ, फिर तुम्हारा 1992 में हुआ, देखो चूंकि कानून तो भारत की संसद बना देगी, लेकिन इसमें संशोधन करने का भी अधिकार किसको है? देश की संसद को ही है। तो देश की संसद ने इसमें कई सारे संशोधन किए नागरिकता संबंधित कानून में। 1986 में संशोधन हुआ है, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ। यही 2019 में जो संशोधन हुआ था जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था इंडिया में, हाँ, JNK वाला नहीं, ये 2019 में जो तुम्हारा CAA जो आया था, CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वैसे लोग जो पीड़ित हैं लेकिन मुस्लिम नहीं है, उनको भारत की नागरिकता आसानी से दे दी जाएगी, यही था ना। तो चूंकि देश की संसद को अधिकार है कि नागरिकता संबंधी कोई कानून में संशोधन कर सकती है, तो इतने सारे संशोधन अभी तक देश में हुए हैं। लेकिन कानून कौन सा है? 1955 में ही कानून बना है, और ये सब संशोधन है। तो इसमें जो तुम देख रहे हो क्या था? संशोधन था। तो इसमें कई सारे संशोधन देखने के मिलते। क्या दिक्कत है? क्लियर है? याद रहेगा? जल्दी बोलो, ठीक है। देश का नागरिक ही जो है वह वोट डाल सकता है, देश का नागरिक ही तो वोट डाल सकता है। सभी मौलिक अधिकार का आनंद ले सकता है, सभी मौलिक अधिकार। मतलब देखोगे कि मौलिक अधिकार कुछ ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, ठीक है ना। मौलिक अधिकार कुछ ऐसे जो विदेशियों को भी प्राप्त है, कुछ मौलिक अधिकार, समझ गए। लेकिन सभी प्रकार के मौलिक अधिकार का लाभ कौन ले सकता है? सिर्फ भारत का नागरिक, ठीक है। तो याद रहेगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 से 11 तक कौन सा है? नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, ठीक है। भाग 2 है, क्या कह रहा है? आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? भारत का नागरिक कौन कौन है? आर्टिकल 5 तो स्टार्ट है। आर्टिकल 6 और 7 पाकिस्तान से रिलेटेड है। आर्टिकल 8 पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों में जो भारतीय बसे हुए हैं उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, इसकी बात है। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि आप जैसे ही विदेशों से कोई मतलब नागरिकता लेते हैं किसी प्रकार का, तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। दोहरी नागरिकता नहीं है भारत में। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि आपकी नागरिकता है ना सुरक्षित रहेगी भारत में तब तक जब तक कि आप कुछ देशद्रोह या किसी ऐसे मुकदमे में ना फंस गए हो, है ना, जिससे संसद ने इस कानून बनाकर क्या कर दिया हो, उसको मतलब उसको सूची में डाल दिया हो कि इस कानून के द्वारा आपकी नागरिकता जा सकती है। जैसे मान लो कि तुमने पाकिस्तान या चाइना को कोई हेल्प किया या तुम्हारा नाम देशद्रोहियों को लिस्ट में, तो तुम्हारी नागरिकता जा सकती है। यह अनुच्छेद 10 कहता है। हाँ, अनुच्छेद 10 क्या करेगा कि तुम्हारी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन इसमें भी तो कुछ एक्सेप्शन है। अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून कौन बनाएगा? संसद। नागरिकता से संबंधित जो पहला कानून बना वो कब बना? 1955 में बना। तो ये सारे प्रश्न बहुत बहुत जरूरी